चलिए हम लोग इस पेपर के नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं एंड दिस वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर इन विच वी डिस्कस सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो चलिए सेक्शन डी का पहला प्रॉब्लम मीन्स 29th प्रॉब्लम है जो कि केस बेस्ड प्रॉब्लम है, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है। ये सोल्यूशन चैप्टर से राउट्स लॉ पे बेस्ड है, जिसमें आपको आंसर देना है पहला, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डिस्टिल्ड विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। तो आप जानते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? ऑल द मिक्सचर विच शो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। वेपर फेज और लिक्विड फेज में जिस मिक्सचर का कंपोजिशन एक जैसा रहता है उसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब जब वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में इसका कंपोजिशन एक जैसा रहेगा तो आप डिस्टिलेशन करोगे तब भी क्या होगा, वहां पे दोनों जगह उसका कंपोजिशन एक जैसा ही मिलेगा। मतलब जिस रेशियो में कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे लिक्विड में उसी रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे वेपर में, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। बी है, गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में आपको ऐसा कोई भी मिक्सचर यूज करना है जो इंटरेक्शन को बढ़ाता है। तो कोई भी दो कंपोनेंट यूज कर लो जिसमें पहले से ही कोई इंटरेक्शन प्रेजेंट हो, जब उसको आप मिक्स करोगे तो वहां पे नया इंटरेक्शन उनके बीच में फिर से जनरेट हो जाएगा। जैसे अगर HNO3 और वाटर को ऐड कर दें तो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनको मिक्स करोगे तो नया बॉन्ड इनके बीच में फिर से बनेगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन। सेम ऐसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन यूज कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दोनों को मिक्स करोगे तो नया इंटरेक्शन जनरेट होगा, इसलिए ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो कर देगा। तीसरा कह रहे हैं टू लिक्विड पी एंड क्यू आर मिक्स्ड एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन बिकम कोल्डर। अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन कोल्डर हो जाता है, इसका मतलब है कि हीट वहां पे निकल नहीं रहा है, हीट वहां पे कंज्यूम हो रहा है। और जब हीट कंज्यूम होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। अब कह रहा है डेल्टा एच और डेल्टा वी का आप साइन बता दो, तो डेल्टा एच का पॉजिटिव साइन हो गया तो डेल्टा वी का भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसी का और वाला पार्ट है, राइट द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हो तो जो सॉल्वेंट का वेपराइजेशन है वो कम हो जाता है, यानी इसलिए वो बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम रहेगा। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विच इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्यूट को ऐड करते हो उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल प्रेशर पी ए और पी बी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ये सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो टोटल प्रेशर केवल पी ए होगा। और पी ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। लेकिन यहाँ पे आपको इसका रिलेशन लिखना है किसके बेस पे, सॉल्यूट के बेस पे, तो हम एक्स ए को चेंज कर देंगे। ये जनरली का ही होता है लेकिन हम लोग एक्स पढ़ लेते हैं। तो अब पी इक्वल टू लिख सकते हो पी नॉट ए। अब इस काई ए की जगह लिख देंगे वन माइनस काई बी। अब ये हो गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब इसी को आप यूज कर लो, ये पी टोटल है या फिर पी सोल्यूशन कुछ भी कह लो। तो यहां से पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए डिवाइड करेगा तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। ये पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब इसका रिलेशन आप पी नॉट ए के साथ लिख देते हो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है। दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाता है। यही राउल्स लॉ है और यही इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये भी केस बेस्ड प्रॉब्लम है जहां पे कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है, तो स्टेटमेंट हमको लग रहा है कि एल्काइल एराइल हैलाइड से ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनेंशियोमर पे लिखा हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 है, कमेंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एराइल हैलाइड मतलब जिसमें बेंजीन के ऊपर आता है हेलोजन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो नहीं करता,
तो कह रहा है कि उसी पे कमेंट करना है। इसके बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। उसमें पहला है कि जब इसका आप बनाते हो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे आते हैं जहां पे बेंजीन के कार्बन और हेलोजन के बीच में आता है पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब ये कार्बन हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन C एंड X, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। दूसरा, अगर यहाँ से हेलोजन को आप हटा देते हो तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कार्बोकैटायन बनाएगा। लेकिन ये कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहता इस बेंजीन में, क्योंकि बहुत सारे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो आप लिख दोगे कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल। और तीसरा यहाँ पे क्या है कि जो बेंजीन रिंग है वो अपने आप में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, और अगर मान लो ये SN2 मैकेनिज्म को शो करेगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काज करेगा। इसलिए एक फैक्टर यहाँ पे हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तीन रीजन हो गए जिसकी वजह से एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करता। इसका बी पार्ट है, हाउ कैन इनैंसियोमर बी डिस्टिंग्विश व्हेन दे हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। बस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं रहता, इनकी डेंसिटी भी सेम रहती है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी सेम रहती है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती है। तो इनको कह रहा है कि डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे। तो जो इनैंसियोमर होते हैं, दो यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के होते हैं मिरर इमेज। और जब ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तो क्या होगा, इनका रोटेशन अपोजिट होता है। मतलब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन के बेस पे हम इनको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका सी है, ड्रॉ द इनैंसियोमर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल। इनैंसियोमर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल बताना है। ब्यूटेन टू ऑल्स कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH पे OH और CH3। अब इस H को आपको यहाँ नीचे दिखाना पड़ेगा। अब ये कार्बन आपको कायरल कार्बन दिख रहा है, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका जब इनैंसियोमर बनाओगे मतलब कि मिरर इमेज, तो आपको मिरर इमेज इसका इस तरीके से फॉर्म करना है। यहाँ पे OH और ये H रहेगा। दीज टू आर द इनैंसियोमर ऑफ वन अनदर। अब आगे कह रहा है कि जो ब्यूटेन वन ऑल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा क्यों। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। और कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कोई भी कार्बन जिसके ऊपर चार अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये वाला जो कार्बन है इस पे चार अलग अलग ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, एक OH, एक H, मतलब ये कायरल कार्बन है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आप बनाते हो ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल का स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, CH3 CH2 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 एंड OH। अब इस कार्बन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप पूरा ये हो गया, लेकिन दो हाइड्रोजन लगे हुए, यानी दो ग्रुप यहाँ पे सेम हो गए, इसलिए कायरल कार्बन नहीं होगा, और कायरल कार्बन नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। इसी का और पार्ट है जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है SN1 और SN2 रिएक्शन को। तो चलिए SN1 और SN2 अगर आप रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखोगे तो सबसे पहले तो ये आपका यूनिमॉलिकुलर है, मतलब कि जो काइनेटिक्स होता है उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, ये जो ऑर्डर फॉलो करेगा वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को फॉलो करता है, और ये जो ऑर्डर फॉलो करता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को फॉलो करता है। अगला यहाँ पे क्या होता है कि जिधर से लीविंग ग्रुप हटता है उधर से ही दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे होता है रिटेंशन, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का हो जाता है इन्वर्जन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से वो अटैक करता है। इसके अलावा ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है, और ये रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाता। तो यहाँ पे इसके और भी पॉइंट्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो अब हमारा शुरू होगा सेक्शन ई, जिसमें पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें आपसे कह रहे हैं राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे तीन रिएक्शन दिया गया है, इन तीनों रिएक्शन को आपको लिखना है, मतलब इसके बस इक्वेशंस लिख देने हैं। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन।
अब कोल्बे रिएक्शन आप जानते हो इसमें होता क्या है, हम लोग फिनॉल को चेंज करते हैं सैलिसिलिक एसिड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल यूज करते हैं और उस फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। आप चाहो तो यहाँ पे Na यूज कर सकते हो। ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड मीन्स ONa। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं CO2 के साथ। ये 400 केल्विन टेम्परेचर पे 6-7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट होता है कुछ इस तरीके से COONa। अब इसके बाद इसका कर देते हैं एसिडिफिकेशन, मतलब एसिड से रिएक्शन कर देंगे तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है OHCOOH। ये पहला रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन जिससे फिनॉल को हमने सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे पे। अब दूसरा हमारा रीमर टीमन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग फिनॉल को चेंज करते हैं सैलिसिलेल्डिहाइड में। इसमें भी आप सबसे पहले रिएक्शन शुरू करते हो फिनॉल से। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ along with NaOH। आप यहाँ पे KOH भी यूज कर सकते हो। ये आपका बनाता है ONa और यहाँ CHCl2 अटैच हो जाता है। उसके बाद इसका रिएक्शन दोबारा करते हैं NaOH के दो मॉलिक्यूल के साथ, ये बन जाता है ONa और यहाँ पे आ जाता है CHO, ये बेंजीन रिंग है। और उसके बाद फिर इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो ये ONaOH में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको सैलिसिलेल्डिहाइड मिल जाता है। दिस वन इज द सैलिसिलेल्डिहाइड। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके पढ़ लेना। चलिए तीसरा है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन है जिससे आप ईथर बनाते हो, और एक अच्छी बात है कि यहाँ से जो ईथर आप बनाओगे वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल किसी तरीके का ईथर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक एल्काइल हैलाइड और दूसरा एक यूज करते हैं सोडियम एल्कॉक्साइड यानी कि एल्कोहल का सोडियम सॉल्ट। यहाँ पे R-ONa हम लिख देते हैं। इसका रिएक्शन करोगे तो X और Na के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में। इस तरीके से ये विलियमसन सिंथेसिस होता है। इसी में बी पार्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग। प्रोपीन को आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। प्रोपीन मतलब हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपेन 1 ऑल मतलब हो गया CH3CH2CH2OH। अगर ये प्रोपेन 2 ऑल बनाना होता तो डायरेक्ट हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे OH आ जाता मार्कोनी का रूट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पे अटैच कराना है तो पहले फर्स्ट पे हम हेलोजन लगाएंगे, उसके बाद हेलोजन को चेंज कर देंगे OH से। तो चलो इसका रिएक्शन सबसे पहले हम लोग कर देते हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा, इसलिए प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br। अब यहाँ से Br को हटा के OH लगाना है, इसलिए आप KOH का रिएक्शन करा दो और KOH यूज करोगे एक्वस, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरा कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक स्टेप का रिएक्शन है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। तो दिस वन इज फिनॉल और इसको कन्वर्ट करना है बेंजोक्विनोन में। बेंजोक्विनोन मतलब बेंजीन के दोनों टर्मिनल पे आपका कीटोनिक ग्रुप आता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक रिएजेंट सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कर दोगे, ये इस फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा देता है और ऑक्सीडेशन आर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे होता है, इसलिए बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसी का आर पार्ट है। इसमें एक कह रहा है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल। जब भी आपको कोई मिक्सचर दिया जाए और उसमें कोई एक फिनॉल दिख जाए तो इसका हम लोग फेरिक क्लोराइड टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि फेरिक क्लोराइड टेस्ट कहीं पे अगर इनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, इनोलिक ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड C के साथ OH, उसके साथ ही पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। जिसमें क्या करेगा FeCl3 इस फिनोलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है एक कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, Fe3+ बनेगा। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन C6H5O पे -6 टाइम्स, ये आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि होता है वायलेट कलर। अगर आप यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, मतलब उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देते हैं, तो इसका कलर चेंज भी हो सकता है। कलर चेंज होके किसी में ब्लू कलर, कहीं पे वायलेट कलर, कहीं पे रेड कलर, कहीं पे ग्रीन कलर भी मिल सकता है। अगर नॉर्मल फिनॉल होगा तो आपको वायलेट कलर मिलेगा और इस कलर से हम लोग उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसका बी पार्ट है while separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give reason। अब यहाँ पे आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात हो रही है।
तो यहाँ पे आपका ये हो गया फिनाल। आर्थो मतलब NO2 आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, और एक पैरा नाइट्रोफिनाल होगा जिसमें OH और NO2 पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब नाइट्रो ग्रुप आप रखते हो OH के पास में, तो जो OH का H है और नाइट्रो ग्रुप का जो O है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इन दोनों ग्रुप का पास में होना जरूरी है, इसलिए आर्थो पोजीशन पे अगर ये प्रेजेंट होता है तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे अब दोनों ग्रुप बहुत दूर हैं, दूर होने से यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। और जब नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, ये दोनों ग्रुप अलग अलग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन इसके केस में क्या है, आर्थो वाले के केस में इसका OH और इसका NO2 अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी इनका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मॉलिक्यूल सेपरेट पहले से रहेंगे, इसलिए बहुत लो टेम्परेचर पे ही इनका वेपराइजेशन हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं आर्थो वाला लेस वोलेटाइल होता है और पैरा वाला मोर वोलेटाइल होता है। चलिए सी पार्ट, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू द मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन आपका है एक ईथर CH3O CH3, जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ पोलैरिटी O के पास है। लेकिन इथेनॉल में क्या है, CH3 CH2OH ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी बनाता है, मतलब एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए आपको हीट ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर विद द ईथर, इसलिए एल्कोहल का ज्यादा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू यील्ड इथेनॉल। इथीन का हाइड्रेशन करके इथेनॉल बनाने का मैकेनिज्म आपको लिखना है। तो यहाँ पे जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो एसिड प्रेजेंस में हाइड्रेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आता है प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन में जो आपके पास एथीन होगा उसके ऊपर जब प्रोटॉन अटैक करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा और इसके साथ बाइंड हो जाता है और बनाता है कार्बोकैटायन। तो एक कार्बन पे तो H आ जाएगा और एक कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में इसी कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बोकैटायन के कार्बन को, और इसी कार्बन के साथ ये वाटर बाइंड हो जाता है। एक आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा, CH3 CH2 इसी के साथ O अटैच रहेगा इस तरीके से, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का वो O पे शिफ्ट हो जाता है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में आता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफर कर देता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो O को शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो H होगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके वाटर इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH में, और ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इस तरीके से एल्कोहल आपको मिल जाता है। तो पहला स्टेप ये हो गया प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप ये है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और तीसरा स्टेप ये है डीप्रोटोनेशन। ये तीन स्टेप में मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। चलिए अब लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 32। द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एसिडिक, ऐसा क्यों है। तो जब आप यहाँ पे क्या करते हो, किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन के नंबर को बढ़ाते हो, जैसे अगर हम लिखते हैं Mn2O3 और Mn2O7, तो जब ज्यादा ऑक्सीजन आप बाइंड करते हो उस कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इस मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं O के साथ, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो लेस रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं हो पाएगा,
और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला बेस होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट नहीं करेगा तो कैसा नेचर शो करेगा? एसिडिक. बट इन केस ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, if less number of electrons are involved in bonding, then so many non-bonding electrons are present with the metal and that electrons can easily be transferred. और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसके अंदर आएगा बेसिक कैरेक्टर, इसलिए लोअर ऑक्साइड बेसिक होते हैं और हायर ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करते हैं. इसका सेकेंड पार्ट है, although fluorine is more electronegative than oxygen, the highest Mn fluoride is Mn4, whereas the highest oxide is Mn2O7. ये कह रहा है कि जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन शो करता है तो इसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो फ्लोरीन के साथ आना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन के साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट केवल +4 आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रहा है. ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है दो. पहला रीजन है फ्लोरीन की स्मॉल साइज. स्मॉल साइज होने की वजह से बहुत ज्यादा फ्लोरीन को वो अपने अराउंड मैग्नीज एकोमोडेट नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वहां पे काम करेगा. और दूसरा, ऑक्सीजन के साथ एक सरप्लस है, यानी कि एक यहाँ पे इसके पास टेंडेंसी है पाई बॉन्ड बनाने की, इसलिए ये पी पाई और डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए मोर ऑक्सीजन मैग्नीज के साथ बाइंड हो सकता है. दैट्स वाई मैग्नीज शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्साइड देन विद फ्लोराइड. इसका सी पार्ट है, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एनायंस आर इन द ऑर्डर. यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, कह रहा है कि ऐसा ऑर्डर क्यों है. यहाँ पे जब इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो वेनेडियम यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नीज इन +7. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर क्यों है. अब जो इसके पहले वाला रीजन था उसको थोड़ा सा माइंड करिए. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इसका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो कम बचेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट नहीं कर सकता. और इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसका होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसलिए जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है. लोअर वाले के केस में क्या है? इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है. इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मतलब हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन होगा तो इसका बिहेव होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए लोअर ऑक्साइड्स हमेशा रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं. चलिए अगला, Ce4+ is used as an oxidizing agent in volumetric analysis. अब Ce आपको पता है कि लेंथेनाइड्स में आता है, और लेंथेनाइड्स का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है. मतलब आप Ce4+ को भी +3 में चेंज कर सकते हैं, और जब Ce4+ +3 में कन्वर्ट होगा मतलब यहाँ पे आप इसका कर रहे हो रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. That's why Ce4+ is used as a oxidizing agent in volumetric analysis. इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, एक्टिनाइड एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनाइड्स. अब लेंथेनाइड्स में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है उसमें 4f के इलेक्ट्रॉन, 5d के इलेक्ट्रॉन और 6s के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन एक्टिनाइड्स में क्या होता है? 5f के, 6d के और 7s के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं. तो इन तीनों की एनर्जी लगभग सिमिलर हो जाती है, एक जैसी, इसलिए सबके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वेरिएबल आता है. लेकिन इनके केस में क्या होता है? थोड़ा सा एनर्जी गैप इनके बीच में ज्यादा होता है, इसलिए सबके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट एक साथ नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई द लेंथेनाइड शो ओनली सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट while actinide show long range of the oxidation state. अगला है E नॉट फॉर Cu इज पॉजिटिव. E नॉट की वैल्यू Cu के लिए पॉजिटिव क्यों है? अब आपको बताएं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो अलग अलग कुछ इंथैल्पीज हैं जिनका सम होता है.
जिसमें एक है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एक है इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और एक है हाइड्रेशन इंथैल्पी। सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब जिसका हाइड्रेशन इंथैल्पी जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, याद रखना। और ऑक्सीडाइजिंग होगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉपर का हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है बहुत लेस। अब जिसका हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसके ई नॉट की वैल्यू होती है ज्यादा पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ये शो करता है। अगला प्रॉब्लम है, ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7 आयन चेंज टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद एन एल्कली। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट, मतलब Cr2O7 2 माइनस एंड CrO4 2 माइनस, ये दोनों बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच के। और जैसे पीएच को चेंज करते हो तो एक दूसरे में कन्वर्ट होने लगते हैं, मतलब रिवर्सिबल होते हैं। तो जब आप पीएच को बढ़ाते हो मतलब कि मीडियम को करते हो एल्केलाइन, तो उस कंडीशन में ये डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में, इसलिए इसका कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज से येलो। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें एसिड ऐड कर दोगे तो दोबारा ये बन जाता है, इसलिए यहाँ पे एसिड बेस चेंज करने से दोनों चेंज होते रहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन मोलर कंडक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसी पे बेस्ड यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, जिसमें पहला कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व आपको स्ट्रेट दिखता है वो आपका होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जिसके लिए लाइन आपको कर्व दिखेगा वो आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए यहाँ पे जो बी है वो वीक होगा और ए होगा स्ट्रांग। दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। जब आप डायलूशन करते हो तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशन 100% पहले से हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा केवल मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डायलूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं क्योंकि आयनाइजेशन और बढ़ जाता है, और दूसरा यहाँ पे मोबिलिटी भी आयंस की बढ़ जाती है। तो अगर एक्सटेंट ऑफ इंक्रीमेंट देखोगे तो एक्सटेंट ऑफ इंक्रीमेंट वीक में आपको ज्यादा मिलेगा, स्ट्रांग में कम मिलेगा। इसी का बी पार्ट है, a solution of nickel nitrate is electrolyte between platinum electrode using the current this टाइम दिया हुआ है। कह रहा है कि कितना यहाँ पे निकल डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो अमाउंट हम लोग निकालते हैं वो होता है MIT बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। एम की वैल्यू यहाँ पे है 58.6, करेंट यहाँ पे है 0.5, टाइम यहाँ पे है 20 मिनट जिसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। वैलेंसी फैक्टर निकल का 2 होता है और 96500, और इसी को आपको सॉल्व कर देना है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ग्राम में इसका अमाउंट मिलेगा, और ये अमाउंट आपका होगा 0.18 ग्राम। इतना निकल डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसी का और वाला पार्ट है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में आपको बताना है। तो यहाँ पे H2SO4 को डिसोसिएट करेंगे तो बनाएगा ये H प्लस और SO4 पे 2 माइनस। साथ में वाटर होगा क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो ये भी बनाएगा H प्लस और OH माइनस। अब कैथोड पे जाने वाले केवल एक ही आयन है H, इसके साथ कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो एट कैथोड क्या हो जाएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे मिल जाएगा। एट एनोड, एनोड पे जाने वाले ये दो नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, तो इनमें कंपटीशन होगा। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो पहले डिस्चार्ज हो जाता है, और इन दोनों में OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, इसलिए OH डिस्चार्ज हो जाएगा। तो 4OH माइनस चेंज होता है 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में। तो आपको एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रस्टिंग।
तो रस्टिंग का पूरा रिएक्शन आपको लिखना है। तो रस्टिंग में होता क्या है, जो आयरन आर्टिकल है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और सबसे पहले जो आयरन है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी टाइम पे जो कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर वो डिसोसिएट होगा, तो H2CO3 कन्वर्ट हो जाता है CO3 2- में और 2H+ में। अब ये जो H+ है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन मतलब एयर, और बनाता है वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगला स्टेप 2H+ इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और हाफ O2 को यूज करके वाटर बनाता है। अब सारा खेल इसी वाटर का और H+ का और Fe2+ का है। अब ये Fe2+ क्या करता है, 2Fe2+ रिएक्शन करता है 2 इलेक्ट्रॉन एलॉन्ग विद ऑक्सीजन और बनाता है पहले ऑक्साइड, और इसी ऑक्साइड के साथ वाटर दोबारा बाइंड हो जाएगा और इसको बना देता है हाइड्रेटेड। तो Fe2O3.X H2O बन जाता है और इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे रस्टिंग का है। जो Fe का Fe2+ में कन्वर्जन है ये एनोड पे होता है, H2CO3 का जो यहाँ पे ब्रेकिंग है वो कैथोड पे होता है, बाकी मिक्सचर में रिएक्शंस हो जाते हैं। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है सी, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298। अब यहाँ पे क्या होगा, ये E0 होगा, BP लिखा हुआ है, E0 यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा इसके साथ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो जो E0 सेल होगा वो आपको मिल जाएगा 0-0.44, यानी आ जाएगा पॉजिटिव 0.44। अब यहाँ पे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ H+, और H+ के आयन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, इसलिए बैलेंसिंग में यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे पावर 2। इसी को सॉल्व कर देना है। E0 सेल की वैल्यू दे आपको, अब E0 सेल की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया हुआ है 0.44 माइनस 0.0591, यहाँ पे जो चार्ज कैंसिल होगा वो 2 होगा इसलिए n की वैल्यू 2 लॉग इसका कंसंट्रेशन लिखोगे 10 की पावर -3, तो हो जाएगा 10 की पावर -3 और नीचे हो जाएगा 1, यानी इसको सॉल्व करने पे पूरा आ जाएगा -3, और -3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो E0 सेल आपको मिल जाएगा 0.44 प्लस 0.0591 बाई 2 इंटू 3, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.523 वोल्ट। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दूसरे पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।